हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार रहने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो इसका हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना आपके पास 1875 में हुई थी। और ये कहाँ है? आपका मुंबई में। और वहाँ पर एक दलाल स्ट्रीट है जो कि आपके बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं आपके पास, एक आता है स्थापना से संबंधित, दूसरा आता है वैधानिक दर्जे से संबंधित, और तीसरा कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म क्या है आपकी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई है आपकी 12 अप्रैल 1988 को, और इसको वैधानिक दर्जा दिया गया है आपका 1992 में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1992 में। क्वेश्चन पूछा जाए कि सेबी की स्थापना कब हुई, तो क्या आएगा हमारे पास? 12 अप्रैल 1988 को। और बात आई कि सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1992। और अगला, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? वो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है? देखो सेबी के यहाँ पे 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इनमें सबसे पहले क्या है आपके पास? पूर्व में आपका कोलकाता है, पश्चिम में आपका अहमदाबाद है, और उत्तर में आपका दिल्ली है, और दक्षिण में आपका कौन सा है? चेन्नई। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया गया है? कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, तीनों। और एक यहाँ पर नहीं लिखा गया है, उसका नाम क्या है? अहमदाबाद। और अगला क्वेश्चन अगर हमारे से पूछा जाए कि तो सेबी का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कि जो आपका शेयर मार्केट है और कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करना। अगला हमारे पास, भारत में बेरोजगारी का मुख्यतः कौन सा स्वरूप है? भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका आंसर हमारे पास संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका मतलब क्या है कि जब किसी भी कंपनी के ढांचे में, यानी कि जो आपको उसका स्ट्रक्चर है, इसको क्या होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब उसके ढांचे में क्या है? कोई परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कि जो कई बार नई टेक्निक आ जाती है, नई मशीनें आ जाती है, और उसके कारण जो वहाँ पर पुराने एम्प्लॉय हैं उन्हें क्या है? उस नई तकनीक के कारण क्या है? बेरोजगार होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उसका ज्ञान नहीं है, जिसके कारण क्या है आपके पास कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, जो कि भारत में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि जो आपकी घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जब किसी जॉब को छोड़ देता है और फिर दोबारा किसी जॉब को लेता है, इसके बीच में जो उसका बेरोजगार रहा, इसके बीच वाला समय, इसको क्या बोलते हैं? आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी। और अगला हमारे पास क्या है? खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी में क्या है आपका? कि जो व्यक्ति है उसे कोई कामकाज नहीं मिलता है। और अगला है हमारे पास एक इसमें अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी में क्या है? बंदा कि जो व्यक्ति है उसे उसकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन हमारे से यहाँ पर पूछा गया है कि बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप भारत में कौन सा? तो इसका हमारा आंसर है आंसर नंबर 3। अगला हमारे पास, भारत में प्रथम बार आयकर की व्यवस्था कब की गई थी? यानी जो आपके पास इनकम टैक्स है, इसकी प्रथम बार व्यवस्था कब की गई थी? इसका आंसर है आपके पास 1860 में। ठीक है, और आयकर एक ऐसा कर है आपके पास, वो है प्रत्यक्ष कर। अगला हमारे पास, उस स्थिति को क्या कहा जाएगा जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है? देखो हम दो कंडीशन पढ़ते हैं, एक कंडीशन पढ़ते हैं हम इन्फ्लेशन, दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं हम डिफ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन में क्या होता है? जो प्राइस है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज, और जो आपकी मुद्रा है उसका मूल्य क्या हो जाता है? डिक्रीज। और डिफ्लेशन में क्या हो जाता है? उल्टा, कीमतें क्या हो जाती है? घट जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है, और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे से क्या पूछा गया है कि उस स्थिति को क्या कहा जाएगा जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है? ठीक है, ये वाली कंडीशन। और वस्तु और सेवाओं का मूल्य घटता है, तो ठीक है, ये वाली कंडीशन। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको क्या बोलता हूँ? डिफ्लेशन या मुद्रा अपस्फीति। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु हैं उनका मूल्य घटता है, और इन्फ्लेशन में क्या होता है? वस्तु का मूल्य बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे से? ट्रेजरी बिल द्वारा केंद्र सरकार किस अवधि के ऋण लेती है? ठीक है, जो आपके पास ट्रेजरी बिल है,
किस प्रकार की ऋण ली जाती है, वो है आपके अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म ऋण लिया जाता है इसके द्वारा। और इसमें हम पढ़ते हैं कि जो 91 डेज ट्रेजरी बिल और आपका 182 डेज ट्रेजरी बिल और आपका एक आपके पास 362 डेज ट्रेजरी बिल। ठीक है, एक बार ये चेक कर लेना आपने ये तीनों कि अभी भी यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत का पहला साख सूचना ब्यूरो यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो कौन सा है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज होना आपने, एक क्रिसिल है, इकरा है और केयर है, ये तीनों क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। लेकिन जो आपका सिविल क्या है, ये है आपके पास क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी जो फुल फॉर्म है आपके पास सिविल की, वो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। और इसकी जो स्थापना हुई है आपके पास हुई है 2000 में। सिविल की स्थापना कब हुई है आपके पास, 2000 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, आईपीओ का पूरा नाम क्या है। सबसे पहली बात है कि आईपीओ क्या है। आईपीओ है कि जब भी कोई नई कंपनी बनती है और अपने शेयरों को पहली बार क्या है जनता में इशू करती है और उससे पैसा इकट्ठा करती है, उसको क्या बोलते हैं आप, आईपीओ। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस नियम के अनुसार यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी दोनों मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यानी कि दो मुद्राएं हैं, एक अच्छी मुद्रा है और दूसरी कैसी है, बुरी मुद्रा है। तो जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यानी कि लोग क्या करते हैं कि जो उसकी अच्छी मुद्रा उसे क्या रखते हैं, अपने पास रिजर्व रखते हैं और किसका प्रयोग करते हैं, बुरी मुद्रा का। तो ऑटोमेटिक ही आपकी क्या है, अच्छी मुद्रा है प्रचलन से बाहर हो जाती है और प्रचलन में कौन सी आती है, बुरी मुद्रा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, किसका नियम है आपके पास, ग्रेशम का नियम। और यहीं पे हम दो क्वेश्चन और देखते हैं कि मांग का नियम और आपका पूर्ति का नियम क्या बताता है। हमारे पास मांग का नियम बताता है कि जब मांग बढ़ती है तो क्या हो जाता है आपके पास, कीमत घटनी चाहिए। ठीक है, कीमत के घटने से मांग बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है। दूसरा नियम क्या बता रहा है यहाँ पर हमारे पास, पूर्ति का नियम यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पर क्या है कि पूर्ति के बढ़ने से मांग भी, यानी कि मांग के बढ़ने से क्या है, पूर्ति भी बढ़ जाती है। और अगला क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक दिया हुआ से का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। से का नियम ये क्या है आपके पास कि पूर्ति अपनी मांग को स्वयं निर्धारित करती है। जब हम देखते हैं पहले, तो बहुत पहले देखते थे कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली, तो वहाँ पर क्या होता था कि अगर किसी व्यक्ति को 1 किलो चावल की ज़रूरत है और दूसरे व्यक्ति को 1 किलो आटे की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिक ही व्यक्ति जो जिसको 1 किलो चावल की ज़रूरत है वो अपने चावल किसको देगा, जिस व्यक्ति को चावल की ज़रूरत है, और उससे क्या लेगा, जिसकी उसी ज़रूरत है तो उसके पास एक्स्ट्रा यानी कि आटे की ज़रूरत। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया, तो से का नियम है कि पूर्ति अपनी मांग को स्वयं निर्धारित करती है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।